करना चाहूंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सारिका जी, पहले आप फॉर्मर डीन साहब को बोलिए, कुछ इंट्रोड्यूस कर देंगे सब्जेक्ट को, फिर मैं बोलूँ। जी सर, थैंक यू मैम। सर, आपका स्वागत है। आप सर इस कार्यक्रम के सर, जैसे आपके निर्देश में ही ये कार्यक्रम हम सब संचालित कर रहे हैं। इस बार भी आपका सहयोग सदा हमारे साथ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप इसकी इस पे एक प्रकाश डालें सर, जैसा मैम ने अनुरोध किया है। आज के इस केंद्रीयकृत वर्ग के सोच रखने वाली और क्रिया में परिणत करने वाली माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, आज के इस केंद्रीयकृत वर्ग के समन्वयक समाजशास्त्री और लेखिका डॉक्टर सारिका पांडे और पीजी 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का मैं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको प्रति कुलपति के रूप में प्रोफेसर डॉली सिन्हा जैसी आपके हितैषी मिली हैं। वो न सिर्फ प्रति कुलपति हैं, आप छात्र छात्राओं के लिए हमेशा वो सोचती रहती हैं और ज्ञान को कैसे व्यवहार में लाया जाए, इसके वो समर्थ संचालक के रूप में कार्य करती हैं। मैं छात्र हित में, मिथिला के हित में, आने वाले भविष्य के हित में इतने महान विदुषी प्रति कुलपति को दोनों हाथ से नमन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। बच्चों, मैं बतला दूं कि आपका यह पोस्ट ग्रेजुएट का 4th सेमेस्टर का यह 20वां पत्र है, जिसका कि नाम है आपका इस पेपर का जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, हिंदी में कह सकते हैं सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम। इस कोर्स टाइटल का नाम है ह्यूमन राइट्स। पाठ्यक्रम शीर्षक यानी मानव अधिकार। इसमें आपको कुल 4 यूनिट पढ़ने हैं। प्रत्येक यूनिट में 2-2 भाग है और इस तरह 8 भाग की आपकी पढ़ाई विश्वविद्यालय के द्वारा माननीय प्रति कुलपति के पैट्रॉनशिप में एवं समन्वयक डॉक्टर सारिका पांडे के बीच के द्वारा किया जाएगा। ये 8 वर्ग को यदि आप अपने हाथ में कागज और कलम लेकर बैठे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका पूरा सिलेबस ऐसे शिक्षकों को सारिका पांडे ने तलाशा है कि जो आपको विषय वस्तु का पूरी जानकारी दे देंगे। इसीलिए इस वर्ग को आप काफी रुचि से लें। मैं अभी भी देख रहा हूं कि बच्चों की जो सहभागिता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और कुछ बच्चों का फोन हमारे पास आया था, तो मैं सारिका जी के सहयोग से लिंक लेकर उन लोगों को भेजता गया। होना चाहिए था कि हर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य बच्चों के बीच में इसको रखते, तो मैं व्यवस्था से उम्मीद करूंगा कि कल थोड़ा इस पर पहल हम लोग करें तो थोड़े और बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है यदि वे लाभान्वित होंगे
तभी इसकी सार्थकता है। इन्हीं बातों को लेकर मैं अब माननीय प्रतिकुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि सारिका जी ने अभी कहा कि आपके आशीर्वाचन हो जाए और उसके बाद मैं वर्ग प्रारंभ करूंगा। सभी को मेरा नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बीच उपस्थित हैं फॉर्मर डीन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह, और हमारे बीच हैं द यंग एंड एनर्जेटिक coordinator of this class program, Dr. Sarika Pandey of Department of Sociology, whom the Honorable Vice Chancellor of this university has been pleased to engage her, Dr. Sarika Pandey, as the coordinator of this class on human rights program. And this is a very important program because this course under generic elective has been opted by the students of majority of departments. We have altogether 21 programs under the master's degree program like MA, MSc and MPom. So we have master's degree program in 21 subjects, and I understand that most of the students, ज़्यादा से ज़्यादा विभाग के विद्यार्थी जो हैं वो ह्यूमन राइट्स कोर्स को चुना है. सो इट शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द कोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स, एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट दिस कोर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम. आज हमारे बीच में प्रोफेसर GRP सिंह सर हैं. मैं आपको नमस्कार करती हूँ सर, आपको प्रणाम करती हूँ. और पिछले साल भी कोविड के कारण हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, कई क्लास सेशंस चलाया गया, और जिसमें आपका सहयोग हम हमेशा याद करते हैं. और आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन जो था, उसके कारण ही क्लासेस संभव हो पाया. AECC1 का GES का क्लासेस हम लोगों ने करवाया, तो काफी कुछ हुआ पिछले बार भी. तो इस बार भी आपका आज विशेष जो दिन है, ये विशेष दिन है क्योंकि आज क्लासेस शुरू हो रहा है और प्रथम क्लास आप ही का है. तो आपके मैं विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ. डॉक्टर सारिका पांडे बहुत यंग एंड एनर्जेटिक टीचर हैं. वाइस चांसलर सर ने आपको इस कार्यक्रम के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो आप पे हमारा काफी विश्वास है और हक भी बनता है. हम समझते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे. मुझे थोड़ी मायूसी हो रही है कि इतना मूल्यवान क्लास आज होने वाला है डॉक्टर GRP सिंह सर का, और इसमें मात्र 26 लोग जुड़े हैं, जबकि हमारे 21 विभाग में अगर हम एवरेज 50 स्टूडेंट्स भी पकड़े तो हमारे पास 1050 स्टूडेंट होते हैं टोटल, और उसमें से मात्र 26 लोग जो हैं इस क्लास में जुड़ रहे हैं. तो मैं आशा करूंगी सारिका जी कि आप और भी विभाग अध्यक्षों से डायरेक्ट बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को खबर मिलनी चाहिए, लिंक मिलना चाहिए कि क्लासेस हो रहे हैं. आई एम श्योर, मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ कि क्लासेस जो होंगे ये बच्चों के फायदे के लिए कराए जा रहे हैं और वो निश्चित ही इससे लाभान्वित होंगे. और आपके जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी अच्छे टॉपिक्स सिलेबस में दिया गया है. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ह्यूमन राइट्स की, लेकिन मुझे लगता है कि ये जब 2018 में सिलेबस बन रहा था तो सिलेबस बनाने वाले पहुंचे नहीं थे और फाइनली मुझे ही ये सिलेबस बनाना पड़ा था. तो शायद इसमें कुछ भूल चूक भी हो. मैं आग्रह करूंगी गोपी रमन बाबू से कि एक बार आप देख ले इस सिलेबस में, अगर कुछ आवश्यक रिव्यू के बाद अगर
संयोजन या कुछ जोड़ना घटाने की आवश्यकता होगी, मॉडिफिकेशंस की, तो इसको हम लोग इस साल फिर इसको आगे हम लोग उसको अपना लेंगे। और इसमें जुड़े सभी शिक्षकगण को मैं आभार प्रकट करती हूँ। क्लासेस गोपी बाबू के अलावा डॉक्टर सोनी सिंह मैं देख रही हूँ लिस्ट में, डॉक्टर आलोक रंजन हैं, डॉक्टर पुतुल सिंह, मिस्टर संजीव कुमार एंड प्रोफेसर के साहू, ही इज ऑल्सो एन रिमार्केबल पर्सनैलिटी। अब ये बॉटनी के प्राध्यापक हैं, लेकिन ये किसी भी टॉपिक के क्लास सहर्ष लेते हैं, तो इसके इनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और विश्वविद्यालय की ओर से आभार भी प्रकट करती हूँ। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर गंगेश कुमार झा, और सारिका जी तो हैं ही एज कोऑर्डिनेटर एंड ऑल्सो एज शी विल बी एंगेजिंग सम टॉपिक्स ऑल्सो ऑन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत ही जो जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और आप छात्रों ने, विद्यार्थियों ने, मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मुझे आपसे संवाद करना हमेशा अच्छा लगता है, तो मुझे खुशी है कि आप इस विषय को चुने हैं और आप बहुत कुछ जानेंगे इस टॉपिक के अंडर में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया था, तो उन सब के बारे में भी आप जानेंगे। भारत के संविधान में भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और हम उसको कितना अमल करते हैं और कैसे अगर नहीं करते हैं तो उसमें क्या क्या उपाय है, वो सारे चीज आप सीखेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक। ऐसा नहीं है कि ये किताब में बंद आप पढ़ लिए और किताब बंद कर दिया, ऐसा टॉपिक नहीं है, ये जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से क्लास करें, अटेंड करें, और जैसे कि गोपी बाबू ने कहा कि आप कागज कलम लेके बैठें और कंफर्टेबली बैठे, प्रेफरेबली टेबल चेयर पे बैठ के क्लास करें। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो घर में हम कोई भी ड्रेस में हो और कैसे भी लेटे हुए हैं बेड पे, रजाई के नीचे, इस तरह से क्लासेस नहीं होते हैं। क्लास जब भी करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकली हो, तो उसका एक डेकोरम होता है, और आप उस तरह से क्लास करें। और ये जो क्लासेस करवा रहे हैं, जिनके लिए इतने टीचर, 8 टीचर आपसे जुड़ रहे हैं, सारिका जी पांडे जी लगी हुई हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप निश्चित लाभान्वित होंगे अगर अच्छे तरीके से क्लासेस अटेंड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मैं आशा करूंगी कि ये संख्या 26 से अब 30 दिख रहा है, और ये धीरे धीरे नहीं, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहिए, और जल्द से जल्द 1050 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से एवरेज होना चाहिए। तो कम से कम 500 विद्यार्थी तो जुड़े, तो ये मेरी आशा है। सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स अगर कोई जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं अपील करूंगी कि आप अपने छात्रों को क्लास के बारे में बताएं और उनसे लिंक शेयर करें, और ये मेरा आग्रह है। और सभी टीचर्स जो क्लास लेंगे उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोगों को ढेर सारी प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपके शब्द सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और आपके जो भी सुझाव रहे हैं कि छात्रों की सहभागिता किस तरीके से बढ़ाई जाए इस कार्यक्रम में, मैं उसको आत्मसात करने का प्रयास करूंगी, और मैं आशा करूंगी कि अगली क्लास में इस संख्या में जरूर बढ़ोतरी दिखेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, इसलिए भी क्योंकि आज आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में हमें थोड़ा समय दिया, इसके लिए हम आपके लिए सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम की थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रथम वर्ग के व्याख्याता प्रोफेसर जीआरपी सिंह सर को मैं उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप जितने भी इस केंद्रीयकृत वर्ग में छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का आपका वर्ग जो प्रारंभ होने जा रहा है, आपका यह पेपर
का नाम है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। और यह पत्र 4 इकाई में बटा हुआ है, 4 यूनिट में बटा हुआ है। प्रत्येक यूनिट में 2-2 भाग हैं। मैं आज यूनिट 1, आप नोट कर लें, यूनिट 1 का नाम है कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट यूनिट का नाम है कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार के धारणात्मक या संकल्पनात्मक पक्ष। ये फर्स्ट यूनिट का नाम है, मानव अधिकार के धारणात्मक या संकल्पनात्मक पक्ष। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग आप सिलेबस में देखेंगे तो ए और बी करके है, हर यूनिट में ए बी। आज मुझे ए पर प्रकाश डालना है। आप नोट कर लें, हम जो आज बतलाने जा रहे हैं, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का अर्थ एवं संकल्पना। यह जो हमारा आपका जो आज का टॉपिक है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए, अभी समय हो गया आपका 12:35, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटा के अंदर आपको इस टॉपिक को समाप्त करूं, ताकि आप बोझिल ना होंगे और विषय वस्तु भी कोई छूटे नहीं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम लोग 4 रूप में समझेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 2, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें हम जानेंगे मानव अधिकार का मतलब क्या होता है। थर्ड, नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें हम जानेंगे मानव अधिकार की प्रकृति या विशेषता या लक्षण कौन कौन से हैं। और चौथे भाग में हम जानेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का लक्ष्य या उद्देश्य। इस 4 भाग में हम लोग समझेंगे। पहले बच्चों, इंट्रोडक्शन में हम समझ लें कि मानव अधिकार का आधार क्या है। इसका आधार 2 है, ह्यूमन कॉन्शसनेस, मानवीय चेतना, और दूसरा ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानवीय गरिमा। यानी मानवीय चेतना में वह जागरूकता है कि हम मानव हैं और मानव के रूप में हमारे कुछ मूलभूत अधिकार हैं जो नेचुरल रूप में हमें मिले हुए हैं। यह ह्यूमन कॉन्शसनेस में है। और दूसरा हमने कहा ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के लिए, यानी असमानता है मानव में, भिन्नता है मानव में,
लेकिन इसके बावजूद हम मानव हैं, हमारी अपनी गरिमा है, हमारी अपनी एक पहचान है। इस पहचान को, इस गरिमा को अमीरी या गरीबी, शिक्षा या अशिक्षा, रोजगार या बेरोजगार, बड़ा काम या छोटा काम हमको बाधक नहीं हो सकता। यानी हर व्यक्ति की समाज में अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है। यदि एक विशिष्ट पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा है, उसी प्रकार उसी व्यवस्था में यदि कोई स्वीपर है, उसकी भी अपनी प्रतिष्ठा है। परिवार में, आप सभी के घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में दाई काम करती होंगी, मेड सर्वेंट, या कोई मजदूर काम करता होगा, तो उनकी भी अपनी गरिमा है। आप उन्हें भी दुर्भावना से व्यवहार नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं मानवीय गरिमा। यह मानवीय चेतना और मानवीय गरिमा ने मानव अधिकार का प्रश्न उठा। अब प्रश्न उठता है, यह आया कैसे मानव अधिकार? हमारी चेतना में या हमारे गरिमा के लिए? बच्चों, बहुत सारी क्रांतियां विश्व में हुई हैं, लेकिन दो क्रांतियां जो विश्व में हुई है, उसका परिणाम है मानव अधिकार। वो दो क्रांतियां हैं, एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको कि हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जो कि 1789 में प्रारंभ हुआ। और वह जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वह सोशल डिग्निटी से जुड़ा हुआ था, सामाजिक गरिमा से। और उस सामाजिक गरिमा के लिए उस समय वह, उस क्रांति ने विश्व के पटल पर तीन चीजों को रखा: इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उस कालखंड के लिए, विश्व के लिए वो अद्भुत चीज था, अद्भुत देन थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसके सहारे सामाजिक गरिमा की बात उठी। सबको समान मौका मिले, सबको स्वतंत्र मौका मिले, और हर एक व्यक्ति, छोटा या बड़ा, सभी में भाईचारा का संबंध हो, अपनापन का संबंध हो। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व पटल पर रखा। और फिर दूसरी क्रांति प्रारंभ हो गई थी, यद्यपि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले ही। उसका काल थोड़ा निश्चित तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 1760 से लेकर 1810 तक, यानी 50 साल, 1760 से लेकर 1810 तक आपको औद्योगिक क्रांति हुई। और यह औद्योगिक क्रांति जो है, इकोनॉमिक डिग्निटी को प्रस्तुत किया, आर्थिक गरिमा को। क्या इतने अधिक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हुए औद्योगिकरण के कारण? उसके परिणाम स्वरूप लोगों में मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति जगी, और आर्थिक उपार्जन में सहभागिता बढ़ी। जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि से उठकर लोग मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इन दो क्रांतियों ने विश्व पटल पर मानव अधिकार की
मानव अधिकार को प्रस्तुत किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार मानव अधिकार की धारणा बलवती, मजबूत होना प्रारंभ हो गया। मानव अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, जिससे व्यक्तित्व की पूर्णता संभव होती है। अधिकार वह क्षमता है जिसके आधार पर मानव अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हो जा सकता है। मानव अधिकारों की सृष्टि समाज द्वारा होती है, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स तथा फ्रांस के मानव अधिकार की घोषणा पत्र को मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 से लागू की गई। इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, यदि आप इंट्रोडक्शन देखें तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपके सामने में आ सकता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और आपके 4 ऑप्शंस होंगे, आप अपने दिमाग में रखेंगे 10 दिसंबर। इस प्रकार सार्वभौम रूप से मतलब हुआ पूरे विश्व के स्तर पर मानव अधिकार की घोषणा संभव हुई, और भारत में प्रत्येक राज्य में इसे स्वीकार किया गया। क्लियर? इंट्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो सर। सर मानव अधिकार का सर एक बार डेफिनेशन फिर से बोल देते ना सर। अभी डेफिनेशन से सुना? नहीं सर, वो जो बताए थे इंट्रो में, मानव अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और समथिंग था ना सर, वही। मानव के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि मानव अधिकार की जानकारी आपको नहीं होगी तो आपका न तो बौद्धिक विकास हो सकता है, न आपका नैतिक विकास हो सकता है, और न आपका आध्यात्मिक विकास हो सकता है। बच्चों, एक बात जान लें आप कि जिस विषय को आज आप पढ़ रहे हैं, मानव अधिकार, मैं बतला दूं इंट्रोडक्शन के तौर पर, मानव अधिकार के समझने के लिए आपको नॉलेज के 3 रूप को जानना पड़ेगा। नॉलेज के कितने रूप को जानना होगा? 3। एक है ज्ञान का रूप, हम किसी वस्तु को जानते हैं, किसी घटना को जानते हैं, किसी विषय वस्तु को जान लेते हैं। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, मानव अधिकार को जान लेंगे, इसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज। समझ में आई? दूसरा होता है रिसर्च नॉलेज, शोध ज्ञान। यदि हम शोध के आधार पर मानव अधिकार को समझने का प्रयास करें, हम चर्चा करेंगे आगे, 20वीं शताब्दी के लास्ट में
एक अधिकार आया मानव का, विकास जनित अधिकार, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स, यानी विकास, समाज का विकास में मानव अधिकार की भूमिका हो, या शोध के द्वारा आया। इसको हम कहेंगे रिसर्च नॉलेज। और सबसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य ज्ञान का तीसरा रूप है अप्लाइड नॉलेज, यानी व्यावहारिक ज्ञान। हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमने जाना, जो हमने सीखा, उसका हम उपयोग करें। यदि ज्ञान का हम उपयोग नहीं करेंगे तब तो वह ज्ञान बेकार है। जिस प्रकार आज हम ह्यूमन राइट्स को जानेंगे, और यदि हम इसको जानने के बाद हमें उसको उपयोग करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, इसे कहते हैं अप्लाइड नॉलेज। इस बात को ध्यान में रखें कि ज्ञान अपने आप में पूर्ण तब तक नहीं है जब तक कि हम उसका उपयोग करना न जान लें। क्लियर? यही इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग दूसरे पार्ट पर आएंगे। नोट कीजिए आप, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का अर्थ क्या है? चंद शब्दों में कोई आपको पूछ दे कि व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, परीक्षा में भी पूछ दे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, तो आपको लिखना होगा। इसमें हो सकते हैं दूसरे विषय के, हमारे सोशल साइंस के अधिकांश बच्चे हिंदी में लिखते हैं और जो अंग्रेजी में लिखते होंगे, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि मैं अभी डेफिनेशन एक नोट कराऊंगा आपको, अंग्रेजी में भी कराऊंगा। आप लोग बेचैन मत होंगे, बहुत आहिस्ते से मैं नोट कराऊंगा, और फिर उस डेफिनेशन को हिंदी में भी नोट कराऊंगा। तब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है। आप लोग नोट करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, according to section 2D of the protection of, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है? सर आवाज क्लियर है? आ रही है सर। नेटवर्क चेक करिए प्लीज। जो भी विद्यार्थियों को दिक्कत है वो अपना नेटवर्क चेक कर ले। वॉइस सर बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए सर। तब आप डिस्टर्ब मत कीजिए बुआ, हो सकता है कि आप लोगों में प्रॉब्लम हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, अब आगे लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, ह्यूमन राइट्स मीन्स, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट relating to life, comma, liberty, comma, equality and dignity of individual guaranteed by the Constitution, guaranteed by the Constitution, or embodied in the international
convenience, and enforceable by courts in India. फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। एक बार बच्चों पुनः मिला लें। According to Declaration 2D of the Protection of Human Rights Act 1993, inverted comma शुरू, human rights means the right relation to life, liberty, equality and dignity of individual, guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। इसका हिंदी लिख लें आप लोग। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D, 1993 की धारा 2D के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मानव अधिकार का अर्थ है, मैं तेजी से नहीं बोल रहा हूं। नो सर। नहीं सर, नो सर। मानव अधिकार का अर्थ है संविधान के अंतर्गत संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। अब इस परिभाषा को आप ध्यान से देखें। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें समाई हुई है। नंबर 1, संविधान में मानव जीवन के लिए अधिकार दिए गए हैं। मानव जीवन का मतलब हुआ हमारा आपका जो ये जीवन है, लाइफ है, हम इसको कैसे जिएं यह हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। इस पर कोई दखल अंदाज नहीं कर सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं फिजिक्स पढ़ूंगा या सोशियोलॉजी पढ़ूंगा या उर्दू पढ़ूंगा, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। हम अपने जीवन को अपने ढंग से जिएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। दूसरा, आप ध्यान दीजिए इस परिभाषा में,
यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़ा है। कहने का मतलब है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, हम अपनी जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे जीवन पर किसी दूसरे का अधिकार हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन को दूसरा कोई निर्देशित कर सकता है, रास्ता बतला सकता है, राइट रॉन्ग में डिस्टिंग्विश समझा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता हमारी जन्मजात गुण है, आवश्यकता है। इसीलिए इसमें किसी का कोई हनन नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कभी कभी लोग कहेंगे क्या कि आप मन से नहीं पढ़ते हैं। हम स्वतंत्र हैं, नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, कहीं विवाद नहीं है। मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, यह सब व्यक्ति के लिबर्टी में समाया हुआ है। और दूसरा है इसमें समानता, यानी बिना किसी भेदभाव के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबको समान अवसर दिया जाए, लिंग के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो या संख्या बल के आधार पर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी समान रूप में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इसमें यह समाया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मानवीय गरिमा, जिसको ह्यूमन डिग्निटी कहा जाता है, जिसकी चर्चा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में की गई है। हम मानव हैं, हम गरीब हैं, हम असहाय हैं, हम अपंग हैं, हम मूर्ख हैं, लेकिन हर मानव को उस परिस्थिति में भी उसकी गरिमा का हनन कोई नहीं कर सकता। यही है ह्यूमन डिग्निटी। आप परिवार में देखेंगे, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को अपशब्द बोल देते हैं, गलती पर एब्यूज कर देते हैं। अब देखिए, मानव अधिकार भले ही सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जुड़ गए। हाँ सर, सर आपकी आवाज आ रही है सर। जी अच्छा, जी बीच में कट गए थे। तो जी सर, जी सर। कहने का मतलब है, यह जो मानवीय गरिमा है, यह गरिमा
को बचाना मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि जिस तरह पूर्व में लिंग के आधार पर परिवार में महिलाएं ज्यादा एब्यूज होती थी, आज भी हो रही है। मानव अधिकार इसके विरुद्ध जाता है। वो कहता है कि नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि यह मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, हमको जो मन होगा सो करेंगे। नो, हर एक व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी डिग्निटी है, जिसको बचाना है। इस प्रकार मानव अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के से जुड़ी वह अवधारणा है जो मानव के बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने 2 टॉपिक को जान लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें हमने ह्यूमन कंसेंसनेस और ह्यूमन डिग्निटी के संदर्भ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्रम में ह्यूमन राइट्स की बात की, और दूसरे में हमने उसकी परिभाषा, जो सर्वमान्य परिभाषा है, उसके आधार पर ह्यूमन राइट्स को समझा। अब तीसरा पार्ट में हम लोग आ जाएं, प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की प्रकृति। परीक्षा में सब पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार क्या है, इसकी प्रकृति को स्पष्ट करें, या मानव अधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करें, तो उसमें डेफिनेशन और नेचर लिख डालेंगे। समझ गए? इसकी प्रकृति को आप ध्यान से देखेंगे। मानव अधिकार की संकल्पना यानी कंसेप्ट उसकी प्रकृति में निहित है, जो मूलभूत लक्षणों से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग क्रमशः कुछ बिंदुओं के सहारे हम समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स का कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है, उसकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट, नेचर का पहला पॉइंट, मानव अधिकार सार्वभौम है। ह्यूमन राइट इज यूनिवर्सल। जो सभी समाजों में सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। यह मानव के स्वभाव में निहित है। अधिकारों की अनिवार्यता सबके लिए समान है, इसलिए यह सभी समाजों में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। जाति, धर्म, लिंग और वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कहने का मतलब हुआ, आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, तो भारतीय समाज क्या पूरे विश्व में चल रहा था कि लिंग के आधार पर पुरुष ज्यादा प्रभुत्ता संपन्न है और स्त्री कम प्रभुत्ता संपन्न है। पुरुष को ज्यादा योग्य बतलाया गया, स्त्री को कम योग्य बतलाया गया। दूसरे शब्दों में स्त्रियों को पुरुषों से कम आंका गया। लेकिन आज
10 दिसंबर 1948 के बाद इस तरह की बातें यदि कोई करता है या व्यवहार में लाता है, वह पूर्णतः अमानवीय माना जाएगा और मानवीय गरिमा के विरुद्ध माना जाएगा। इसलिए कहा गया है कि ह्यूमन राइट इज यूनिवर्सल। वह किसी एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। किसी एक समाज के लिए नहीं है, हर समाज के लिए है। इसीलिए इसको सार्वभौम माना गया है। नंबर 2, मानव अधिकार सामाजिक तथ्य है। मानव अधिकार सामाजिक तथ्य है। दूसरा पॉइंट हुआ, मतलब ह्यूमन राइट इज सोशल फैक्ट। इसका अस्तित्व समाज में ही संभव है। यह कभी भी शून्य में नहीं होते। अधिकारों की व्यवस्था में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष व्यक्ति होता है जिनका कोई अधिकार होता है, और दूसरा पक्ष समाज होता है जो अधिकारों को व्यक्ति को प्रदान करता है। इसीलिए मानव अधिकार को सामाजिक तथ्य कहा गया है। बच्चों, आपको मालूम होगा, फ्रांस के ही समाज वैज्ञानिक एमिल दुर्खैम ने कहा था कि समाज के जो मूलभूत तथ्य हैं वह व्यक्ति को निर्देशित करता है और प्रभावित करता है। इसीलिए सामाजिक तथ्य के रूप में मानव अधिकार में हमेशा 2 पक्ष होता है। एक व्यक्ति होता है जिसको मानव अधिकार प्रदान किया जाता है, और प्रदान करने का काम कौन करता है? तो समाज करता है। इसीलिए इसको सामाजिक तथ्य कहा गया है। प्रकृति का तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट यानी तीसरा बिंदु, मानव अधिकार को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। मानव अधिकार को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, यानी ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों के मानव अधिकार की रक्षा करें। राज्य का यह दायित्व बनता है कि व्यक्ति अधिकारों का उपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। फिर किसी दूसरे के अधिकारों का हनन न करे। इस रूप में राज्य मानव अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। कहने का मतलब है कि राज्य जो है हर मानव को जो अधिकार देता है, तो उसके साथ वह निर्देशित करता है कि आप अधिकारों का उपयोग करें और दूसरों के अधिकारों का हनन कभी न करें। इसीलिए हर मानव अधिकार को राज्य का संरक्षण प्राप्त है। फोर्थ पॉइंट, मानव अधिकार गतिशील है। मानव अधिकार गतिशील है। ह्यूमन राइट्स इज डायनामिक। इसकी गतिशीलता मानवीय इच्छाओं, आवश्यकताओं
एवं कार्यों की पूर्ति में सन्निहित है। इससे मानव के बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास संभव हो पाता है। यह स्थिर धारणा नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से बदलता है। कहने का मतलब है कि मानव अधिकार जो है वो स्थिर नहीं है, वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मानव की इच्छाएं बदल जाएंगी, मानव की आवश्यकताएं बदल जाएंगी, तदनुसार अधिकार भी बदल जाएंगे। बच्चों, आपको टाइप्स ऑफ, जो सोनी मैम कल बतलाएंगी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें उसकी वो चर्चा करेंगी। लेकिन यहां इसकी जरूरत है इसलिए कि गतिशील कैसे है। अब देखिए, हमको आपको संपत्ति का अधिकार है। हम अपनी इच्छा से नियम कानून के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अर्जन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यह मेरा अधिकार है। लेकिन अब राज्य का इस अधिकार में प्रवेश हो गया है। यदि हमारी आपकी संपत्ति राज्य हित में, आम लोगों के हित में आवश्यक है, तो राज्य आपको मुआवजा देकर आपकी उस संपत्ति को ले सकता है। यह राज्य का अधिकार है। आप नहीं कह सकते हैं कि यह हमारी संपत्ति है, आप क्यों ले लीजिएगा, तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं बदलती चली गई। जैसे मानवीय आवश्यकता के अनुसार नहर बनने हैं, अब नहर बनेगा तो उस नहर बनाने में किनकी जमीन जाएगी कहना मुश्किल है। उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा, उनका जमीन लिया जाएगा। इस प्रकार संपत्ति से संबंधित अधिकार में बदलाव हो गया। इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स इज डायनामिक, यह गतिशील है। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, यानी 5वां बिंदु, मानव अधिकार मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी से संबंधित है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। इसीलिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी दुर्व्यवहार के हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करनी है। यह गरिमा परिवार से लेकर फैमिली टू ग्लोबल, परिवार में भी। अब कभी कभी देखिएगा, बच्चा 8 साल, 10 साल, 11 साल का बच्चा है, रविवार है, लेट तक सोया रह गया। आमतौर पर पेरेंट्स कहेंगे क्या गधा की तरह हमेशा सोया रहता है। होता है ना परिवार में इस तरह के भाषा का प्रयोग। यह बच्चों की गरिमा के विरुद्ध है। हमारे एशियन में चल जाएगा, लेकिन बाहर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि यह मानवीय गरिमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं मानव हूं, मेरी अपनी इच्छा है, मेरी अपनी आवश्यकता है, हम क्या करें, कैसे करें, हम कैसे जिएं, इस पर कैसे आप दूसरे का अधिकार हो सकता है। इसलिए देखिए ना, आज शादी ब्याह में भी इस डिग्निटी का ख्याल रखा जाता था। हम लोगों के समय तक शादी होती थी ना, तो माता पिता तय कर देते थे
लड़की को देखते भी नहीं था पति, और पति को लड़की भी नहीं देखती थी, शादी हो जाती थी, क्योंकि उस समय में यह डिग्निटी का कोई प्रश्न नहीं था। और आज न केवल लड़का, लड़की के लिए भी डिग्निटी का प्रश्न है कि केवल लड़का कह दिया ये लड़की हमको पसंद है, कर लेंगे, नहीं, अब लड़की का भी सवाल उठता है कि लड़का पसंद है कि नहीं उसको। इस तरह की मानव अधिकार की बात व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगा है। तो जैसे जैसे हम गतिशील होते जा रहे हैं, मानवीय गरिमा से संबंधित इन बातों का हम ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, मानव अधिकार अहस्तांतर करणीय, अहस्तांतर करणीय यानी इनएलिएनेबल, INALIENABLE, इनएलिएबल है। मानव अधिकार हो अहस्तांतरण करणीय है। इसका मतलब है कि मानव अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, अधिकार किसी को दिया नहीं जा सकता। कोई पत्नी है, वो कहेगा कि ये हमारा पति है, हमारा जो अधिकार है इनमें वेस्ट है, या कोई लड़का कहे ये हमारा पिता है, मेरा अधिकार इनमें वेस्टेड है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अधिकार हर एक व्यक्ति का है, नेवर ट्रांसफरेबल, वो कभी भी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। यह बहुत बड़ी विशेषता है मानव अधिकार की। इसीलिए इसके उपयोग करने की क्षमता व्यक्ति पर स्वयं है। नेक्स्ट 7 पॉइंट्स, मानव अधिकार कर्तव्य से संबंधित है। मानव अधिकार कर्तव्य से संबंधित है, यानी ह्यूमन राइट इज रिलेटेड टू ड्यूटीज। ह्यूमन राइट रिलेटेड टू ड्यूटीज। अधिकार में कर्तव्य की भावना निहित है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। जहां अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, वहीं कर्तव्य दूसरों के प्रति समाज का दावा है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हमें भाषण देने का अधिकार है, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि दूसरे जो भाषण दे रहे हैं उनके भाषण देने में हम बाधा उत्पन्न न करें। कभी कभी लोग कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दो चीजें हैं। मानव अधिकार में कहा गया है कि नहीं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप कभी भी अधिकार को कर्तव्य से अलग नहीं कर सकते और कभी भी कर्तव्य को अधिकार से अलग नहीं कर सकते। आपको जीने का अधिकार है, अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। यह समाज ने आपको प्रदान किया है। तो समाज यह भी आपको कहता है आप दूसरों को भी आराम से जीने दीजिए, दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप मत कीजिए, दूसरे की जिंदगी को आप बर्बाद मत कीजिए, दूसरे की जिंदगी को परेशान मत कीजिए। यदि आप अधिकार लेते हैं तो उसी में कर्तव्य का है।
समाया हुआ। हम छोटे उदाहरण से समझाएंगे कि एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों को पढ़ाए, ड्यूटी है। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं इस अर्थ के अनुसार शिक्षक का यह अधिकार भी है कि कोई मुझे छात्रों को पढ़ाने से रोक नहीं सकता। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है, हमारी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? जी सर। यस सर। यस सर। कहने का मतलब है कि अधिकार हमेशा कर्तव्य के साथ चलता रहता है। अधिकांश लोग कहेंगे क्या कि शिक्षक का यह कर्तव्य है, शिक्षक का वो कर्तव्य है, विद्यार्थी का यह कर्तव्य है। अब मैं कहता हूं कि नहीं, शिक्षक का पढ़ाना सिर्फ कर्तव्य नहीं है, शिक्षक का पढ़ाना शिक्षक का अधिकार भी है। कोई मुझे इस अधिकार से नहीं रोक सकता। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। 31 जनवरी को मैं सेवानिवृत्त हो गया। मैं विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुआ है, मैं संकायाध्यक्ष के पद से निवृत्त हुआ है, मैं शिक्षक के पद से निवृत्त नहीं हुआ हूं। मैं अपनी स्वेच्छा से इस अधिकार का उपयोग कर सकता हूं और कर रहा हूं। 1 तारीख से आज या आपके साथ मेरा 10वां वर्ग है। इसके पूर्व 9 वर्ग हम और ले चुके हैं, क्योंकि मुझे इस अधिकार से कोई रोक नहीं सकता, जो कि आमतौर पर लोग बोलता है शिक्षक का यह कर्तव्य है। अभी सारिका पांडे जो प्रोभिसी मैम के द्वारा बहुत प्रशंसनीय बनाई गई, क्यों? कर्तव्य के कारण, एक शिक्षक का कर्तव्य के कारण। और मैं कहता हूं डॉक्टर सारिका पांडे का यह अधिकार भी है कि ऐसे अवसर को हम अवेल करें और एक बेहतर ढंग से हम बच्चों को दें। इसीलिए समाज वैज्ञानिकों का कहना है, राजनीतियों का कहना है, हमारे संविधान में वर्णित है कि अधिकार को कभी भी कर्तव्य से अलग नहीं किया जा सकता। पत्नी का यदि अधिकार है तो पत्नी का वहां कर्तव्य भी है, पति का यदि अधिकार है तो पति का कर्तव्य भी है, पुत्र का यदि अधिकार है तो पुत्र का कर्तव्य भी है। क्लियर? एंड लास्ट 8वां बिंदु, मानव अधिकार के विभिन्न स्वरूप हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी चर्चा आपको कल के क्लास में होगा। लेकिन यहां पर हमें अवधारणा स्पष्ट करना है और जिसमें कि प्रकृति को स्पष्ट करना है, तो इसमें हम केवल कुछ पॉइंट्स के द्वारा आपको इंगित करेंगे। यद्यपि बच्चों आप जान लें, बहुत सारे अधिकार है मानव के, लेकिन उसे मूलभूत रूप में हमने 8 अधिकारों में समेटने का प्रयास किया है, जो भारतीय संविधान में भी वर्णित है। और उसके हटकर यदि आप इंटरनेट में पढ़ें, इंटरनेट में देखें, किताबों में देखें, तो बहुत तरह के अधिकार हैं, लेकिन आप देखेंगे वो सारे अधिकार इसी में आ जाते हैं। पहला, विभिन्न फॉर्म्स में समानता का अधिकार। 8वां का पहला, समानता का अधिकार, जिसमें अवसरों की समानता एवं कानून के समक्ष समानता की बात आती है। समानता के अधिकार में यह मूलतः है कि हमको जीवन में हर जगह समान अवसर मिले और कानून के समक्ष भी हमको समान अवसर प्राप्त हो। दूसरा, 8वां का दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार,
स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। पहले अविवाहित होना, पुनर्विवाह किया जाना, तलाक दिया जाना बुरा माना जाता था। अब इसे बुरा नहीं माना जाता। ये स्वतंत्र जीवन के कारण हमें सोशल रिफॉर्मर बनना है, हमें शादी नहीं करनी है, हमको राष्ट्र का सेवा करना है, शादी नहीं करनी है, हमारी मर्जी, कोई हमको दखलंदाज नहीं दे सकता। हमारे भारत में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो राष्ट्र और राज्य के लिए शादी विवाह नहीं किए हैं, अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिए हैं। तो ये उनकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई व्यंग का सवाल नहीं है, कोई असामाजिकता का सवाल नहीं है। हमने शादी की, हमको अच्छा संबंध नहीं बन सका, हम डाइवोर्स दे दिए, ये हमारी स्वतंत्रता है, कोई इसका हमारा बाधक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब हम अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्र जीवन को व्यतीत कर सके। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मनमानी या दासता के विरुद्ध। यदि कोई हमें एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कोई हो, वह पिता क्यों ना हो, वह शिक्षक क्यों ना हो, वह नेता क्यों ना हो, यदि हमारा शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, हमें गुलाम की तरह रखना चाहता है, तो उसके विरुद्ध हमको जाने का अधिकार है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक अनुपालन या परिवर्तन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हुआ हम जिस धर्म के हैं, हम उस धर्म का अनुपालन अपनी इच्छा और अनिच्छा के हिसाब से करेंगे। हम हिंदू हैं, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है, हिंदू हो तो मंगलवार को और शनिवार को मंदिर क्यों नहीं जाते हो, हनुमान जी का मंदिर, कोई बाध्य नहीं कर सकता। हिंदू होने का मतलब नहीं हुआ कि हमेशा मंदिर हम जाते ही रहे। और दूसरी बात, यदि हमको धर्म परिवर्तन करने की इच्छा है तो हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब हिंदू धर्म से त्रस्त होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए, उनकी मर्जी थी, कोई खराबी नहीं। इस प्रकार हम किस धर्म को रखेंगे, किस धर्म का कैसे पालन करेंगे, हम धर्म परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, यह मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। पांचवा, संपत्ति का अधिकार, जिसमें संपत्ति अर्जन, संकलन, विकास की धारणा संपत्ति के साथ है। हम पैसा कमाएं, हम अच्छा घर बनाएं, हम गाड़ी को खरीदें, गाड़ी फिर कुछ पैसा मिल गया तो गाड़ी पुरानी होगी, नई ले लें, ये आपको स्वतंत्रता दिया गया है। केवल बतला दिए कि विशेष परिस्थिति में इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। छठा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मतलब संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताएं, पूजा पाठ पर विश्वास, पूजा पाठ के अनुकूल व्यवहार, शिक्षा का अधिकार, यह व्यक्ति के मानव अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सातवां, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें हम मौलिक अधिकार जो भी हमको मिले हैं, यदि कोई इसका हनन करता है तो हम संविधान के समक्ष जा सकते हैं, तो वह किसी के विरुद्ध। जैसे हमारे भारतीय संविधान में अब पिता की संपत्ति में लड़का लड़की दोनों को हिस्सा मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियां नहीं लेती हैं। यदि कोई लड़की अपने इस अधिकार को लेना चाहती है तो संविधान के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने इस अधिकार को प्राप्त कर सकती है। और 8वां, 20वीं सदी के अंत में, इसका आगमन हुआ है 20वीं सदी के अंत में, लगभग 1980-90 में। 20वीं सदी के अंत में विकास उन्मुख मानव अधिकार, विकास उन्मुख मानव अधिकार कहने का मतलब हुआ व्यक्तिगत विकास, पारिवारिक विकास, पड़ोस का विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक विकास से संबंधित हमारे अधिकार मिले हुए हैं। हम विकास उन्मुख कार्य कर सकते हैं, हमें इसे कोई रोक नहीं सकता है। समझ गए? जैसे मैं अभी खुद कहूं कि आपके समन्वयक महोदया ने एक बार हमें कहा कि सर आपको एक वर्ग लेने होंगे, मैंने कहा लेंगे। यह जो वर्ग लेने का औचित्य हुआ वो विकास उन्मुख है, कि यह जो जनरेशन है उसका विकास हो, उसमें मेरा भी योगदान है, तो यह मेरा अधिकार है। इस प्रकार मानव अधिकार अनेक विशेषताओं से युक्त वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकारती है और राज्य संरक्षण प्रदान करता है, ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का पालन करे और कोई किसी के अधिकार में हनन उत्पन्न न करे। इस प्रकार 3 टॉपिक हो गया। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार का परिचय, दूसरा मानवाधिकार क्या है, और तीसरा मानव अधिकार की प्रकृति कैसा है, स्वभाव कैसा है। अब लास्ट एक टॉपिक है, इसको हम 5 से 7 मिनट में समेट लेंगे। यह है लक्ष्य या उद्देश्य। मानव अधिकार का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। हम इतना जो मानव अधिकार के बारे में जाने हैं और अधिकारों की व्याख्या हमारे संविधान में काफी वर्णित है, तो इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो लक्ष्य उद्देश्य हम लोग काउंटिंग करने लगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें जितना सूझबूझ है, तो मैंने जो लिटरेचर पढ़ा आपको बतलाने के लिए, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी बातें अलग अलग तोड़कर बतलाई गई हैं। मैं सारी बातों को सिर्फ 4 बिंदुओं में समझाना चाहूंगा। यानी मानव अधिकार के मूलतः 4 लक्ष्य या उद्देश्य हैं। नंबर 1, टू promote respect for all, to promote respect for all
without any discrimination, without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के सम्मान को प्रोत्साहित करना, बिना किसी भेदभाव के सम्मान को प्रोत्साहित करना, बिना किसी भेदभाव के। अब देखिए ना, सारिका जी सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर लेफ्ट हो गए हैं कहाँ? आप लोग प्रतीक्षा करिए और पेशेंस बनाए रखिए, सर जुड़ जाएंगे। आ गए, जुड़ गए? यस सर। जी सर, जी यस सर, यस सर, यस सर। हाँ देखिए, तो समझते हैं, बिना किसी भेदभाव के सम्मान को प्रोत्साहित करना, इसको कहा गया है इट इज हम्बल डिग्निटी। यदि आप किसी को सम्मान देते हैं तो यह आपकी विशिष्ट गुण माना जाता है, और मानवाधिकार का यही उद्देश्य है। घर में हम बच्चों, परिवार के अन्य सदस्यों को सम्मान देना सीखें, लव एंड रेस्पेक्ट, यह मानवाधिकार का पहला उद्देश्य है। वेयर देयर इज लव, देयर इज रिस्पेक्ट, देयर इज पीस, देयर इज डेवलपमेंट। इसीलिए हम ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार और सम्मान दे। दूसरा इसका लक्ष्य है टू प्रोमोट सोशियो कल्चरल कैरेक्टर, टू प्रमोट सोशियो कल्चरल कैरेक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र का प्रोत्साहन, सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र का प्रोत्साहन। सामाजिक सांस्कृतिक चरित्र का प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसा चरित्र, बोले सर। ऐसा चरित्र या ऐसा व्यक्तित्व को हम निर्मित करें जहां लव, रेस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट पाया जाए। प्यार, सम्मान, उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता, यह मानवाधिकार का दूसरा लक्ष्य है कि जब तक हम अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होंगे, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे, जो ड्यूटी है, तब तक हम लव ऑफ रेस्पेक्ट को नहीं ला सकते। समझ गए? ये ह्यूमन राइट्स का दूसरा लक्ष्य है। तीसरा, टू प्रमोट ए पीसफुल इन्वायरमेंट, टू प्रमोट ए पीसफुल इन्वायरमेंट, एक शांतिमय पर्यावरण का प्रोत्साहन। ह्यूमन राइट्स के द्वारा कोशिश की जाती है कि हमारा अगल बगल का जो परिवेश हो, पर्यावरण हो, वह शांतिमय हो। वह शांतिमय कब होगा? जब हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और दूसरे के अधिकार में हनन उत्पन्न नहीं करेंगे।
हम अपने दायित्व का वहन करेंगे और दूसरे के दायित्व में हम किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि एक शांतिमय वातावरण बनेगा, जहां व्यक्ति अपने आप को खुशी से जीवन जीने के ढंग को, खुशी से जीवन जीने के ढंग को विकसित करें। कहने का मतलब है हम खुशी से, विथ हैप्पीनेस, विथ प्लेजर, किसी प्रकार के दबाव से नहीं, जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है वहां का वातावरण शांतिमय होगा। यह ह्यूमन राइट्स का गौर से आप देखिएगा, हमारे समाज में ज्यादा गड़बड़ियां कहां हो रही हैं, जहां ह्यूमन राइट्स में हम दखल अंदाजी करते हैं, वहीं पर अशांति हो जाती है। और यदि ह्यूमन राइट्स में हम हनन न करें तो कहीं कोई अशांति नहीं होगी, एकदम खुशनुमा माहौल रहेगा। और चौथा, लास्ट, encourage citizens to abide by their rights and duties। हिंदी में नोट कर लें, नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का प्रोत्साहन। नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का प्रोत्साहन। ह्यूमन राइट्स नागरिकों को प्रोत्साहित करता है कि आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों में हमेशा समन्वय बनाए रखें। जहां अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, वहीं कर्तव्य दूसरों के प्रति समाज का दावा है। जिस तरह व्यक्ति का अधिकार है कि कोई हमें एब्यूज ना करें, उसी तरह उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि अन्य किसी को आप एब्यूज ना करें। जब आप सोचते हैं कि कोई हमको एब्यूज नहीं करे, हमारे साथ अपशब्द व्यवहार नहीं करे, हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, हमारे पास खराब व्यवहार नहीं करे, तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आप दूसरों को भी एब्यूज ना करें, दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। ये चार जो ह्यूमन राइट्स के लक्ष्य हैं, जिसमें विश्व की सारी चीजें समाई हुई है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, सारी खुशी इस मानव अधिकार में समाया हुआ है। इसीलिए निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, मानव अधिकार की अवधारणा मानव की मूलभूत आवश्यकता, जिसको हम बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कहेंगे, की पूर्ति, मानवीय गरिमा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध होना, धर्मनिरपेक्षता, प्यार, सम्मान, शिक्षा आदि के लिए समान अवसर, पर्यावरण संरक्षण, सार्वभौम उत्तरदायित्व और शांतिमय पर्यावरण आदि धारणाओं को समेटता है। सरल शब्दों में, मानवीय गरिमा के लिए
अधिकार चेतना का होना और उपयोग ही मानव अधिकार है। आज आप गौर से देखेंगे, हम मानव में मानव अधिकार के प्रति चेतना का अभाव है। यह चेतना का अभाव जब होगा तब मानव अधिकार का हम सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मानव अधिकार के लिए उस चेतना को बनाए रखना है कि मैं मानव हूं, मानवीयता को बचाए रखना है, मानव गरिमा के हक में हमको अपने अधिकारों का सदुपयोग करना है और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना है। यही मानव अधिकार है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार की अवधारणा स्पष्ट हो गई 4 खंडों में। 1 घंटा 10 मिनट मैंने समय लिया आप लोगों का। अब आप लोगों को 1-2 बच्चे का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। जी सर। सर मानव अधिकार के विभिन्न। एक सेकंड, आप अपना नाम बोलें। सर मैं सुरभि कुमारी, ज्योग्राफी फैकल्टी। हाँ बोलिए। सर इसमें मानव अधिकार के विभिन्न स्वरूप में एक अधिकार लिखा है संपत्ति का अधिकार। सर ये अब मानव अधिकार के अंतर्गत आता है सर? इसको तो कानूनी अधिकार कर दिया गया है ना सर? मानव, आपको ये कहीं कंफ्यूजन नहीं है। यह मानव अधिकार के अंतर्गत आता है कि आप पैसा अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, आपका अधिकार है। हाँ, इतना ही उसमें संशोधन हो गया है जो आप जिसकी चर्चा आप किए हैं कि राज्य को, राष्ट्र को आम जन के हित में यदि उसे लेना है तो आपके इस अधिकार का हनन वो कर सकता है, लेकिन हनन इसी शर्त पर करेगा, वो ले नहीं लेगा, उसके बदले में आपको मुआवजा देगा, आपसे परमिशन लेगा, ऐसा नहीं है जबरदस्ती ले लेगा। इसीलिए उसे माना गया है संपत्ति का अधिकार संविधान में, अभी भी केवल संशोधन हो गया है उसका। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ, और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? वेरी गुड। इसका मतलब आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है, इसलिए आप में डिबेट करने की एबिलिटी है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। हाँ, दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अभी जो विवाद हो रहा है हिजाब को लेकर, परिचय दो तो ना पहले। इसको किस अधिकार में जोड़ा जाएगा सर? पहले अपना परिचय दो तब क्वेश्चन करो। सर मैं फरीदा परवीन, अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर से, समाज शास्त्र से। हाँ बोलिए, अब क्या है? हाँ सर अभी जो हिजाब पर लेकर हंगामा हो रहा है, तो हाँ, इसको हम किस अधिकार में जोड़ेंगे सर? देखिए अभी ये संविधान में इस पर क्लियर नहीं हुआ है। जी सर। आपको यह अधिकार है कि हिजाब पहने या न पहने। जी। जहां तक स्कूल कॉलेज का सवाल है, जी सर। जहां पर ड्रेस कोड है, सपोज कीजिए तो, यस सर। हाँ, ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड के विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते हैं। जी सर, ये गलत है। अब तो इसका मतलब हो गया कि आप अधिकार का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। यस सर। यहाँ पर हम एक समाज वैज्ञानिक के रूप में बोल रहे हैं, हालांकि अभी कोर्ट में विवाद है। अभी यस सर, आपकी बात सही है सर। क्वेश्चन बहुत सुंदर है कि अब सपोज कीजिए कि होली क्रॉस स्कूल यहाँ पर है। यस सर। उसका अपना ड्रेस कोड है, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और वे बच्चे कहेंगे कि नहीं हम अपने धर्म, हम कोई भगवा पहन के जाएंगे, कोई हिजाब पहन के जाएंगे, कोई कहेगा हम सिख वाला ड्रेस पहन के जाएंगे। नहीं, वहां पर ड्रेस कोड है। तो आपका अधिकार है कि दूसरों के व्यवस्था को आप स्वीकार करें। इसलिए हम अधिकार में कर्तव्य समाया हुआ है। यस। यदि आपका अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से जिए, तो आपका एक कर्तव्य भी है ना
दूसरे की व्यवस्था को बनाए रखें। जी जी। और कोई ओके, थैंक यू सर। और कोई तब इस क्लास को समाप्त समझा जाए। हमारी कोऑर्डिनेटर मैम है आज क्या? जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और निश्चित रूप से ये हमारे सारे जितने छात्र छात्राएं अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभप्रद रहेगा, ना उनके सिर्फ पाठ्यक्रम के क्रम में बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी, उनके जीवन पर्यंत ये चीजों से वो लाभान्वित होते रहेंगे, जो भी जानकारियां आपने दी सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं देख सकती हूँ कि अभी तक हमारी प्रतिकुलपति महोदया जुड़ी हुई हैं, तो मैं मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैम ने पूरे 1-1.5 घंटे की क्लास लगातार वो हमारे साथ बनी रही। इसके लिए मैं उनके प्रति भी विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैम को हमारे तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे लेक्चर को सुनने के लिए वक्त दिया। ऐसा है कि उनका व्यक्तित्व उन्हें हमेशा हम जैसे लोगों के लिए फिलॉसफर में काम करती हैं। शायद वही कारण है कि वो स्वयं भी अपने को नहीं रोक पाती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं भी समाज विज्ञान सीख रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं फिर से छात्रों को, विद्यार्थियों को आग्रह करूंगी कि आप अपने सारे जो दोस्त हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आप लोगों का अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, सभी को लिंक शेयर करें और क्लासेस करें। और मैं धन्यवाद करूंगी सारिका पांडे जी का भी। आपका प्रयास सार्थक रहेगा जब ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से सभी एचओडीज को रिमाइंड कर दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच सर, क्लास बहुत ही अच्छी रही सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। थैंक यू, थैंक यू। हमको तो आश्चर्य लगा कि इतना व्यस्त रहती हैं प्रोभिसी मैम और उनके पास इतना प्रेशर रहता है वर्क का। इसके बावजूद भी हम तो कल्पना नहीं किए थे कि वो पूरे क्लास में रहेंगी। और 1 घंटा 15 मिनट करीब क्लास मेरा हो गया, तो उसमें वो पूरा मौजूद थी। तो यह सारिका पांडे जी का क्रेडिट है कि 12:30 बजे मैम को जोड़ी। मैम अभी 2 बजे यहाँ से गई हैं। इसीलिए सारिका जी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर वो मेरा क्रेडिट नहीं सर, वो आपका सर है, आपका व्यक्तित्व है कि आपको सुनना कोई भी नहीं रोक सकता अपने आप को आपके सुने बिना। तो इसलिए जब वो शुरू हो गया होगा तो मैम इसलिए लगातार जुड़ी थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वैसे सर, मैं अगर मेरे लिए आप कुछ ऐसा करते या कोई चीजें, तो मैं तो अधिकार समझती हूँ, उसके लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती। बट हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर। जितेश, 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 मैंने उठा ली। 12:15 बजे शुरू हुआ, तो हमारा क्लास शुरू हुआ 1:35 से, अभी 12:35 से। तो आपको 1:35 में खत्म कर देना था। हाँ हाँ, तो 20 मिनट
अशोक बाबू